हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको करवाएंगे सैम्पल पेपर। परीक्षा से पूर्व जो भी अभ्यास कार्य आपको दिया जाता है वो एक सैम्पल पेपर के रूप में करवाया जाता है। आज सबसे पहले हम आपको करवाएंगे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश वो होता है जो आपने कभी नहीं पहले पढ़ा और उसको पढ़ के उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, तो वो होता है अपठित गद्यांश। आपका ये 6 नंबर का आएगा अपठित गद्यांश। तो देखिए, आइए पढ़ते हैं। मन बड़ा चंचल होता है, इस पर नियंत्रण अत्यंत दुष्कर है। मन जहाँ से हटाया जाए वहाँ बार बार ही वहीं जाता है। दूसरी ओर मन की अपार शक्ति का भी वर्णन किया जाता है। मन में दृढ़ संकल्प हो तो असाध्य भी साध्य हो जाता है। योगियों ने मन पर नियंत्रण कर ईश्वर को पा लिया था। गीता में कहा है कि दृढ़तापूर्वक मन पर नियंत्रण संभव है, अतः दृढ़ संकल्प का महत्व सर्वोपरि है। आइए हम प्रश्न करते हैं। मन पर नियंत्रण दुष्कर है क्योंकि मन चंचल है। मन पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? मन पर नियंत्रण पाना दुष्कर है। भगवान की प्राप्ति करके मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। दृढ़ संकल्प से क्या लाभ होता है? दृढ़ संकल्प से असाध्य भी साध्य हो जाता है। गद्यांश का शीर्षक बताओ। गद्यांश का शीर्षक दृढ़ संकल्प भी हो सकता है, चंचल मन भी हो सकता है और दृढ़ संकल्प का महत्व भी हो सकता है। चंचल शब्द का विलोम शब्द होगा स्थिर, क्योंकि चंचल जो एक स्थान पर ना टिके और स्थिर जो टिका रहे। गद्य में आए युग्म शब्द लिखे। गद्य में आए युग्म शब्द होते हैं जो बार बार एक पुनरावृत्ति वाले होते हैं, जो पुनः दोबारा आते हैं बार बार। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? ये वसंत की पुस्तक से लिए गए क्वेश्चन है कि लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस जहाँ चल रही थी वह बस की लाइटें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, हेडलाइट, और वो चांद की रोशनी में अपने आप को वृद्धावस्था में आगे घसीटते हुए लेके जा रही थी। तो लेखक को लग रहा था जो भी पेड़ आगे आएगा शायद हमारी बस उससे टकरा जाए, तो वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मशीनी युग के से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आए? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आए कि वे बेरोज़गार हो गया, उसका रोज़गार उससे छिन गया, उसको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी, खेती में भी इतना मुनाफा नहीं होता था, लोगों ने लाख की चूड़ियाँ पहनना छोड़ दिया था और कांच की चूड़ियों के पीछे लोग दौड़ने लगे थे। आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो गई थी। लोगों ने यह सलाह क्यों दी कि शाम वाली बस में लोग सफ़र नहीं करते? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि उन्हें पता था कि बस बहुत ख़राब है, वो उन्हें सही समय पर पहुंचाएगी या नहीं, उन्हें इस बात का शक था। इसलिए उन्होंने कहा कि बस हमारी इस सफ़र में करना सफ़र उचित नहीं। अति लघु प्रश्नों के उत्तर। बस की यात्रा पाठ में लेखक कितने मित्रों के साथ गए? लेखक को मिला के 5, 4 मित्र थे और 5वां लेखक। उर्दू में पत्र को क्या कहते हैं? उर्दू में पत्र को खत कहते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु लेना। भारत की खोज। अति लघु प्रश्न 7 नंबर के आएंगे आपके। सिंधु घाटी का दूसरा नाम इंडस। भारत के 2 महाकाव्यों के नाम बताओ। रामायण और महाभारत। अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखो। भारत की खोज। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को कौन से कक्ष में रखा गया? कक्ष नंबर 8। नया चांद क्या संदेश देता है? अंधेरे के बाद उजाला होने का संदेश देता है। इस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा? इस पुस्तक को लिखने में 4 महीने का समय लगा। ये थे भारत की खोज के प्रश्न उत्तर। अभी तक हमने आपको अपठित गद्यांश करवाया, वसंत के क्वेश्चन 6 नंबर के करवाए, अति लघु प्रश्न 3 नंबर के करवाए, भारत की खोज 7 नंबर की करवाई। इसके बाद आता है आपका व्याकरण का भाग। व्याकरण में परिभाषाएं हैं। भाषा, वर्ण, शब्द। भाषा वह साधन है जो विचारों का आदान प्रदान
करती है। विचार फिर किसी भी भाषा में लिखे जा सकते हैं, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, पंजाबी भाषा, मराठी भाषा, भाषा कोई भी हो सकती है। भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक। अब आता है वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, सबसे छोटी इकाई। जैसे और स्वर और व्यंजन, आ ई उ ए। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, आम, आचार, व्यवहार, कोई भी शब्द जिसका सार्थक अर्थ हो। इसके बाद है लघु व्याकरण, जो आपकी 6 नंबर की आ रही है। विलोम शब्द, अपव्यय, मितव्यय। अपव्यय होता है अधिक खर्चा करना, मितव्यय होता है थोड़ा खर्चा करना। आदि, अंत। अनेकार्थी में अंबर, वस्त्र, आकाश। अंबर को वस्त्र, अंबर शब्द वस्त्र के लिए भी प्रयोग किया जाता है और आकाश के लिए भी किया जाता है। एकार्थी शब्द, गंगा, सुरसरी, दोनों का सेम अर्थ है। गंगा भी हिमालय से निकलती है और सुरसरी भी हिमालय से निकलती है। पर्यायवाची शब्द, अग्नि, आग, पावक, अनल। मुहावरे का अर्थ बताएं। आसमान पर चढ़ना, अभिमानी हो जाना। आसमान पर चढ़ना, अभिमानी हो जाना। लोकोक्ति का अर्थ बताएं। अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। परिणाम अच्छा तो सब अच्छा। इसके बाद है विज्ञापन। अपनी नई कपड़ों की दुकान के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। आपने एक नई दुकान खोली है कपड़ों की, उसमें कितनी वैरायटी के कपड़े हैं, आप उनका चित्र भी बना सकते हैं। कपड़ों की क्वालिटी लिखिए, बॉक्स बनाइए, संपर्क लिखिए कि यह संपर्क करें, फ़ोन नंबर और अच्छे चित्रों की सहायता से एक विज्ञापन तैयार कीजिए। याद रहे, विज्ञापन कलरफुल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। जो भी आप चीज़ बेच रहे हैं, जो भी आपका उत्पादक है, उसकी आपको क्वालिटी शो करनी है कि आपकी क्वालिटी क्या है। इसके बाद पत्र। अपने क्षेत्र में बढ़ते अपराधों की सूचना देते हुए जनसत्ता समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। आपने एक पत्र लिखना है जिसमें अपराध बढ़ गए हैं, जैसे आपके मोहल्ले में ही बढ़ गए अपराध, तो या फिर कहीं और देखे आपने दिन दिहाड़े चोरी, गुंडागर्दी और महिलाओं के साथ अत्याचार, तो ये सब आप एक जनसत्ता समाचार के पत्र के संपादक को लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक पत्र लिखिए जो संपादक का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उसी के अकॉर्डिंग। अब है पठित गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। बदलू मनिहार था, चूड़ियाँ बनाता था, उसका पैतृक पेशा था। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ ही पहनती थी। आसपास के गांवों में लोग उसके चूड़ियाँ ले जाते थे। कभी चूड़ियों के वो पैसों से बेचता ना था। अब देखो, पाठ व लेखक का नाम बताएं। पाठ है लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं कामता नाथ जी। बदलू कौन था? बदलू एक मनिहार था, उसका पेशा चूड़ियाँ बनाना था, उसका पैतृक पेशा था वो। उसके बाद क्या वह चूड़ियाँ बना के बदले पैसे लेता था? नहीं, वो चूड़ियों के बदले पे पैसे नहीं लेता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्धृत कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। कवि व कविता का नाम लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि हैं। कविता है ध्वनि। ध्वनि कविता। कवि कैसी सुबह का कल्पना करता है? कविता एक प्रत्युष मनोहर सुबह का वर्णन करता है, जिसमें वो सुबह उठ के निक आशाओं के साथ उठे और युवा पीढ़ी को एक नया संदेश दे। उसके बाद है वसंत के माध्यम से कवि कविता में क्या संदेश देना चाहता है? कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि मैं युवा पीढ़ी में एक नया संदेश देना चाहता है। युवा पीढ़ी को अपने अंदर आशावादी विचारों से जगाना चाहता है और वो ये चाहता है कि एक प्रत्युष सुबह उठे
मनोहर सुबह उठे, जिससे मैं युवा पीढ़ी को एक अच्छे ढंग से उनको सीधी लाइन पे ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही। आपने पूरा सैम्पल पेपर आज पर समझा। आप इसको आराम से अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे और याद करेंगे।